बात करेंगे मौजूदा राजनीति की, राजनीति के सूरत हाल की, उसकी दशा और दिशा की, क्योंकि कल मंगल के दिन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इन नतीजों के बाद ये राजनीति का ऊंट इसने कोई करवट भी लिया है क्या, और आने वाली राजनीति के संकेत और संदेश क्या मिलते हैं। दो राज्यों में से एक बीजेपी ने जीत लिया और जीता भी क्या, लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी हरियाणा में। यह अपने आप में इतिहास है, आज तक कोई दल ऐसा नहीं कर पाया हरियाणा में। और एक तो आपने वो फिल्मी डायलॉग सुना होगा कि हारी हुई बाजी को जीत लेने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीती हुई बाजी को हार जाने वाले को क्या कहते हैं। यह शायद कांग्रेस को शब्द इजाद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर यह लागू होता है। पर जो जीता वही सिकंदर, और बीजेपी उस जगह जीत गई जहां पर तमाम विश्लेषक, तमाम एग्जिट पोल, तमाम पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस जीत गई है। तो नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश क्या बीजेपी में भर गया है। और जहां कयास ये लगाए जा रहे थे, बहुत से जानकार कह रहे थे भाई 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, इनको 2 चरणों में बांट दिया। थोड़ा असहज थी, डिफेंसिव थी, रक्षात्मक मुद्रा में थी बीजेपी। अब बीजेपी को क्या बूस्टर डोज लग गया है। पोस्ट 240, चुरा रहा हूं ये लाइन आज के इंडियन एक्सप्रेस की, ये हेडलाइन भी थी। अब आने वाले जो चुनाव है महाराष्ट्र के और झारखंड के, वहां पर बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेलती दिखेगी क्या। और उधर दूसरा राज्य इंडिया गठबंधन के खाते में गया। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनकी वहां सरकार बनेगी। लेकिन हरियाणा की हार से इंडिया में रार भी साफ शुरू होती दिखाई दे रही है क्या। और यहां पर मैं 3 दलों की खास बात करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बल्कि 4 पार्टियां, शिवसेना और समाजवादी पार्टी। एक चीज साफ होती दिख रही है और उसे अंडरलाइन करते दिखे इंडिया के तमाम सहयोगी, कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। और आईना किस बात का, कि जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है, तो इनवेरिएबली एक हिमाचल प्रदेश ऐसा उदाहरण है जहां पर पिछले कुछ सालों में बीजेपी को पटकनी देने में कांग्रेस कामयाब रही, वरना कांग्रेस औंधे मुंह गिरती है। और जब वो दरियादिली दिखाती है, हाथ से हाथ मिलाती है, कदम ताल करती है अपने सहयोगियों के साथ, तो वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाती है। और ये बात जम्मू और कश्मीर में भी साफ लागू होती दिखी। पहले जम्मू और कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में कुल मिलाकर 90 सीटें, और यहां पर गठबंधन किया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। 56 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई और 39 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 में से 42 जीत गई, हर 4 में से 3 सीटें जीती, 75% का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट। कांग्रेस 39 में से 6 सीटें जीत पाई, 15% का स्ट्राइक रेट। और जहां जिम्मेदारी थी गठबंधन में घटक होने के चलते कि भाई जम्मू तुम संभालो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा घाटी हम संभालेंगे, तो जम्मू के 29 जो विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए, वहां पर सिर्फ 1 में जीत दर्ज कर पाए, 28 बीजेपी जीत गई। 3% का स्ट्राइक रेट। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा
जो लोग कपड़े बांधकर राजभवन का रास्ता नाप रहे थे वो घर बैठे रहे। ये हरियाणा के संदर्भ में बात कह रहे हैं। कुमारी शैलजा की तरफ साफ इशारा है। और बीजेपी ने तीसरी बार हुकूमत बना ली। कांग्रेस को इस पर गहन विचार विमर्श करना होगा, लेकिन यह मेरा काम नहीं है कि गांव बसैनी मंगते आंडगे पहले सारे मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे रहे, सरकार बन नहीं पाई। फिर आम आदमी पार्टी आ गई मैदान में। पहले तो शायराना अंदाज में राघव चड्ढा बोले, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पूछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। साथ साथ चले नहीं। अब आम आदमी पार्टी एक सीट पर ही जमानत बचा पाई, ये अलग चीज है, पर जब तिनके जोड़ जोड़कर बड़ा गट्ठड़ बनाते हो तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट कुछ और ही हो जाता है। अब इसका एक उदाहरण है। उच्चाना कला में 32 वोटों से बीजेपी हार गई, कांग्रेस हार गई बीजेपी से। आम आदमी पार्टी को पड़े 2495 वोट। डबवाली कांग्रेस हारी 610 वोटों से। आम आदमी पार्टी को पड़े 6606 वोट। असंध कांग्रेस हारी 2306 वोट से, और वहां पर आम आदमी पार्टी को पड़े 4290 वोट। ये 3 सीट तो सीधे बढ़ रही थी। वोटिंग परसेंटेज अगर देखें, वोट प्रतिशत, बीजेपी और कांग्रेस का 0.8% का फर्क है, 1% से भी कम। अब आम आदमी पार्टी साथ जुड़ जाती और अखिलेश यादव कह रहे थे भाई 2 सीट मुझे दे दो। 89 सीट लड़कर जीतनी ही 37 थी, तो ये 5-7 सीटें उधर दे दी जाती तो क्या दिक्कत होती। इसी बात को अपने अलग अंदाज में मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं था, उसे जनता हराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में, रणनीति में, उसकी एकजुटता में कहीं कमी रही, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। अब प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता, कह रही हैं कि हम तो चुनाव खुद लड़ेंगे विधानसभा का। यानी कि रार दिख रही है। और इसका और बड़ा चेहरा कहां दिखा? उत्तर प्रदेश, जहां पर विंडफॉल गेन, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, इंडिया गठबंधन को मिलते दिखे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में भी आई। और अब वहां उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर विधानसभा के। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। अब सब इंतजार करते हैं, वक्त पर चोट हर राजनेता को, हर दल को करनी आती है। कल के नतीजे आए। आज अखिलेश यादव ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कोई इंतजार नहीं कांग्रेस का। अब कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में अजय राय कह रहे हैं, सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई है, हम इस मामले पर अपने शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। हमने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गठबंधन बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? यहां तो अब आईना दिखाया जा रहा है कि भैया तुमसे अपना घर नहीं संभल रहा तो हमें फरमान निर्देश ना दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा संदेश जो आ रहा है वो आ रहा है महाराष्ट्र से, जहां पर महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े पार्टनर के तौर पर कांग्रेस उभरती दिखी। यह अप्रत्याशित था। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीती कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे गुट से भी ज्यादा और शरद पवार गुट एनसीपी से भी ज्यादा। अब संजय राउत क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी एक भूमिका लेनी होगी। अगर कांग्रेस देश भर में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो वो स्पष्ट करे, फिर अन्य दल अपने अपने राज्यों में अपना निर्णय कर लेंगे कि भैया बताओ साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना है।
अब सीधा वही आईना दिखाया जा रहा है, भैया बताओ बड़े भाई की भूमिका में आने वाली गलती अब ना कीजिए। नाना पटोले उनके अध्यक्ष महाराष्ट्र में यानी कि कांग्रेस के, वो कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से आप गठबंधन पर इस प्रकार से आरोप नहीं लगा सकते, संजय राउत के बयान से हमें बिल्कुल आपत्ति है। अब बीजेपी की तो बाँछें खिल रही होंगी, वो नतीजा ऐसा कोई अप्रत्याशित नहीं है, पर वो जनता को अब ये बताने की भरपूर कोशिश कर रही है कि वो 240 जो आई ना, थोड़ी बहुत नाराजगी थी जनता की, अब कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। ये तो अपमान करते हैं, जाति का इस्तेमाल करते हैं, दलितों को दरकिनार करने पर लगे हुए हैं, आरक्षण को लेकर इनकी बातें कोरी झूठी हैं, झूठ की ये फैक्ट्री है। अब नैरेटिव गढ़ने में बीजेपी आगे चल पड़ी है और देखिए जी कॉस्ट करेक्शन हो गया, अब सब कुछ चंगा सी, ऑल इज वेल। अब इसी की आज हम तफ्तीश पड़ताल करने वाले हैं। दरअसल ऑल इज वेल राजनीति का ऊंट करवट ले गया है क्या, दशा दिशा वो क्या पकड़ने वाला है। और पिछले कुछ महीनों से पहली बार 10 सालों में जो हमने बीजेपी को विपक्ष की पिच पर खेलते हुए मजबूर देखा, अब क्या पिच बीजेपी तैयार करती दिखेगी जो वो करती आई है और विपक्ष को फंसाती आई है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हरियाणा में कांग्रेस की हार, इंडिया में रार, और हरियाणा में बीजेपी आई, हो गई लोकसभा की भरपाई, यानी कि लोकसभा में जो नुकसान हुआ 370 400 पार के जो नारे लग रहे थे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं विनोद शर्मा, और 2 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी। तो अभय दुबे, ये इंडिया में हो गई रार, शुरू हो गई, ये तो आईना दिखाया जा रहा है कि भैया कांग्रेस तय कर ले साथ चलना है कि नहीं चलना है, दरिया दिली दिखानी है या नहीं दिखानी है। संदीप जी, सभी हमारे सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके द्वारा सद्भावना प्रकट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रति धन्यवाद देता हूं। साथ में यह भी कहता हूं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जब पूरा प्रजातंत्र का भविष्य खतरे में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया, जब हरियाणा से उसकी जीत भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक तरीके से छीन ली, तब सबको एक स्वर में ये बात करना चाहिए कि जो हरियाणा में अनैतिक तरीके से कैसे, वो कहीं दूसरे प्रांत में नहीं नहीं अबे दुबे, अनैतिक तरीके से कैसे? मैं सिलसिलेवार मैं वही तो कह रहा हूं, आप 3-4 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब वही होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने प्राथमिक शिकायत तब ही कर दी थी जब सारे चैनल्स ये बता रहे थे कि 74 सीट्स पर कांग्रेस आगे है। हमने कहा था कि वो वोटिंग मशीन्स जिनमें 99% बैटरियां हैं, ये कैसे संभव है कि कोई वोटिंग मशीन से वोटिंग हुआ हो और काउंटिंग के दिन लाई जाए उसकी बैटरी 99% और उसमें 70-80% वोट भारतीय जनता पार्टी को निकल रहे हो। ये प्रश्न जब नहीं खड़ा किया जब दोपहर 1 या 2 बज गए, हमने तभी खड़ा किया जब ये दिखाया जा रहा था कि हम हर जगह जीत रहे हैं। थोड़ा हमारे मुझे समझाइए, कम से कम हमारे उम्मीदवारों ने आपका प्रतिनिधि मंडल अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग भी गया था, वो खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा समझाइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। मतलब हरियाणा में ये खेल किया, खास 3 जिलों में, वो आपने शिकायत जो की है कि भाई हिसार में, पानीपत में, महेंद्रगढ़ में, पर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनने दी बीजेपी ने। मतलब जम्मू कश्मीर जो 370 हटाया, वहां पर विपक्ष में बैठने को तैयार, यहां पर खेल कर दिया। संदीप जी, ये नियोजित षड्यंत्र देश के साथ किया गया है। उन्हें पता था भारतीय जनता पार्टी में, आप सिलसिलेवार आपके बातों का बहुत संक्षिप्त में जवाब दूंगा।
उन्हें पता था कि कश्मीर की घाटी में जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ी डर की वजह से, वो संभव ही नहीं था कि वहां पर अपना ईवीएम के माध्यम से डोमिनेंस दिखा देते। उनको तो संदेश देना था हरियाणा से, 43 में से क्योंकि बाकी 29 के सीटें ही क्यों हिंदी दिखाएंगे? हार्टलैंड के जो 43 प्रांत में थे, से जम्मू वहां रीजन वो में चाहते थे कि अपना 43 में से 29 की जीत क्यों दिखाएंगे? 39 की दिखा लेते, आप क्या कर लेते? गोइंग बाय योर लॉजिक। हमने इसीलिए तो कहा, हमने इसीलिए तो कहा कि हम पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डिसाइसिव रोल प्ले किया इन लोगों ने, ये हमने प्रामाणिक शिकायत की है और ये हमारा नैतिक, हमारा संवैधानिक अधिकार है, नहीं, हमारा अधिकार है, आप प्रजातांत्रिक शिकायत अधिकार कर रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक हमने है, पर अप्रामाणिक ये बात नहीं की। खिसियानी बिल्ली वो खंबा उसकी नोचे का भी काउंटिंग खेल रोकी है भी क्या? गई अभी इसी अभी आधार सवाल अभी इसी से जुड़ा, मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूं। तो मतलब आप कह रहे हैं इतनी नियोजित साजिश थी, सोचा समझा चरणबद्ध तरीके से किया हुआ ये षड्यंत्र था कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में, जब तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कह रहे थे जी ये तो 370 पार हैं, 400 पार हैं, अपनी सीटें 240 लाने पर वो तैयार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का जीत का मार्जिन वाराणसी से सिर्फ 1.5 लाख रह गया। इतनी बड़ी साजिश रचती है बीजेपी, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल, हमने बहुत प्रामाणिक शिकायत की है इसकी और कर रहे हैं, और ये भी आप सच मानिए कि जरूरी नहीं इनको 240 सीटें आई हो, उस लोकसभा का चुनाव भी डाउटफुल है, लेकिन इसके अलावा नहीं, वो 240 क्यों करते? डाउटफुल ठीक है, वो 340 क्यों नहीं लेकर आए? अगर वो मैनेजमेंट करते ही हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते ही हैं, तो 240 क्यों लेकर आएंगे? बैसाखियों का सहारा लेकर सरकार बनाएंगे? देखिए, मैंने कहा बहुत व्यापक स्तर पर इस बात का डर भी उनको सताता है कि अगर व्यापक स्तर पर ये किया और जहां जहां संभव हो सकता है वहां करते हैं, और ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है बताइए? ये तो चलिए, फिर तंत्र की जीत है, लोकतंत्र इलेक्शन की नहीं, कमीशन पर ऑफ इसमें इंडिया को मूल जो सवाल आजकल कहीं कारों में गौण हो बैटरियां गया। मिलती हैं। अबे, मूल सवाल गौण हो गया। अरे, आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमें ले लेते साथ, अखिलेश यादव को साथ ले लेते। साथ नहीं चलोगे, जहां जहां आप अपने दम पर चुनाव लड़कर बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश करते हैं, 6 में से 5 राज्यों में आप हारे हैं। ये पूछ रही है ना आम आदमी पार्टी। संदीप चौधरी जी, बिल्कुल महाराष्ट्र से प्रारंभ कीजिए। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर हम लड़े, 13 पर हम जीते। शिवसेना, उद्धव साहब की जो पार्टी है, 21 सीटों पर लड़ी, वो 9 सीटों पर जीती। हमने वहां भी बड़ा हृदय दिखाया नहीं दिखाया? 21 सीटें हम लोगों ने गठबंधन में दी जहां सामंजस्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश पर आई, वो तो जीते आप 13 बाद में, आप चौथे नंबर की पार्टी थे महाराष्ट्र में। संदीप उस वक्त आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया, बड़ा दिल उन्होंने दिखाया, आप चौथे नंबर की पार्टी थे भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हाँ, चलिए उत्तर प्रदेश बताइए, मैं वो भी आंकड़ा देता हूं। सवाल ये था कि राहुल गांधी जी का एक व्यापक प्रभाव जी, उत्तर प्रदेश में मैं 3 महीने वहां पर था। इस बात का आभास हमको पहले 10 दिन में मुझे हो गया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आदि साफ हो रही है, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर राहुल गांधी थे। राहुल गांधी की इतनी व्यापक रूप से जनता की मैं अपेक्षा राहुल गांधी से थी कि मुझे पता है कई ऐसी सीटें थी दोनों ही उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.36% वोट आया था आपका। 2 सीटें आपके पल्ले हाथ थी, 17 सीटें दी। दरिया दिली आपकी थी कि अखिलेश यादव की थी? वो अखिलेश यादव जिन्हें आप ही के नेता, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश, रात के 1 बजे तक बिठाए रखा समाजवादी पार्टी के नेताओं को। आप कह रहे हैं आपने दरिया दिली दिखाई। इसीलिए तो पूछ रहा हूं, अब आईना दिखा रहे हैं आपको आपके घटक। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। देखिए, हक है उनको, सभी पृथक राजनीतिक दल है, लेकिन गठबंधन होता है चुनाव जीतने के लिए। चुनाव हारने के लिए कोई राजनीतिक दल ये समझौता नहीं कर सकता। हम
विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं। जो हरियाणा में खेल हुआ है, आखिरी बात मुझे कहने दीजिए। एक तो आप अगर उठाकर देखेंगे अन्य दलों, अन्य जो लड़े, इंडिपेंडेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाए हैं लोगों को, बहुत बड़े संख्या में लड़ा है। 17 लाख वोट उन लोगों को मिले हैं, 16,67,000। इसका अर्थ है एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी पे 17,000 वोट, वो वोट थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहते थे लोग। दूसरा, इन्होंने आपके छत्तीसवादी जेजेपी खड़े हुए और आईएनएलडी के साथ एक उदाहरण के तौर पर ही अंबाला में चित्रा सरवारा खड़ी हुई। हुई, आपके ऑफिशियल उम्मीदवार को 14,000 वोट पड़े, चित्रा सरवारा को 52,000 वोट पड़े। आप अपने घर में देखिए ना, बीजेपी की ही बात कब तक गिनाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए, भयानक अंतरकलह तो भारतीय जनता पार्टी में थी। सारे चैनलों ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी का, और ये एक परिवार में होता है। शैलजा जी ने कहा कि उस तिरंगे में लपेट कर मैं जाऊंगी जिसमें मेरे पिताजी गए थे। इससे बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन चैनलों ने खूब चलाया अंतरकलह कहते हैं करण कंबोज, जो ओबीसी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, वो छोड़कर चले गए। उनके किसान मोर्चा के अध्यक्ष छोड़कर चले गए। उनके तंवर साहब, जो सबसे बड़े दलित नेता 37 साल से मेहनत कर रहे थे, 36 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में छोड़कर गए। मोदी जी प्रचार से दूर रहे, खट्टर साहब प्रचार से दूर रहे, बाजीगर कहते हैं अभय दुबे। जीती हुई बाजी को हारने वाले को क्या कहेंगे? कांग्रेस नहीं, षड्यंत्र से हरियाणा की जीत छीन लिया। प्रश्न कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हरियाणा से उसकी उम्मीदें छीन ली गई, हरियाणा से उसके भविष्य की संभावनाओं को छीन लिया षड्यंत्र पूर्वक। पूरे प्रमाण के साथ कह रहे हैं, कई राउंड की काउंटिंग्स रोकी गई। मार्जिनल मैंने हर प्रांत में देखा है, मार्जिनल वोट की जो रही सीट थी, होती है, अब वो उसको रोकते हैं ये लोग। कांग्रेस की ताकत भी छीन ली क्या हरियाणा के नतीजों ने? अब आपको उद्धव ठाकरे, शरद पवार की बात सुननी पड़ेगी महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में जैसा अखिलेश यादव चाहेंगे, जौन सी सीट देनी चाहेंगे वो लेनी पड़ेगी क्या? देखिए संदीप जी, हम राहुल गांधी जी बड़े हृदय से सबको साथ लेकर चलने का मानस बना चुके हैं, मगर अंततः चुनाव जीतना ही गठबंधन का उद्देश्य है। अगर वहां उनको लगता है कि साथ आने में गठबंधन को फायदा है तो साथ आएंगे, नहीं तो हमने कश्मीर में लड़ी। अब कश्मीर में नहीं किया, घाटी की मैक्सिमम सीटें एनसी ने ली। क्या हमको नहीं पता था कि जम्मू में पोलराइजेशन किया भारतीय जनता पार्टी ने? लेकिन वहां हमने एक समझौता किया, और वहां पर भी हमने साझा, ऐसा नहीं है, जहां जितनी सीटों पर हो सकेगा हम तालमेल उमर करेंगे। अब्दुल्ला इस बात पर नाराजगी का साफ इजहार करते दिखाई दिए कि कहां हमने जम्मू इलाके में आपको 29 सीटें दी हैं, आप प्रचार करते घूम रहे हैं सेफ घाटी के इलाके में, जम्मू में जाने को तैयार नहीं। नहीं संदीप जी, देखिए, ये तो उन्होंने खुद ने घाटी की सीटें ली। घाटी की सीटों में अगर हम लड़ते तो भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होता, लेकिन ठीक है। आज उमर अब्दुल्ला जी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि इस मुख्यमंत्री को दिल्ली की तरह भारतीय जनता पार्टी ने सारे अधिकार छीन लिए हैं। इसकी लड़ाई हमको लड़नी है पूरा स्टेटहुड देने की। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लॉ ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट, इंडिया साथ चलेगा या इंडिया इम्प्लोड करेगा? अब अंतर विरोध खुलकर सामने आने लगे हैं। सीधा सवाल है मेरा। नहीं, अच्छा है। प्रजातंत्र की, स्वस्थ प्रजातंत्र की व्यवस्था में यही दिखाई देता है। जहां तानाशाही होती है वहां पर आप देखिए प्रजातंत्र है या ये अराजकता भी फैलती दिखाई दे रही है। पर यहां पर महेश वर्मा, एक सेकंड, अबे मैंने आपको काफी वक्त दिया। महेश, राजनीति का ऊंट करवट बदल गया है क्या? आप तो ऐसे बम दिखाई दे रहे हैं कि बस वो छोटी मोटी चूक हो गई थी लोकसभा चुनाव में, हरियाणा की जीत ने सब कुछ बराबर कर दिया। संदीप भाई, हमें तो आज से 2 साल पहले जो है इसी तरह से कहीं हो हल्ला, चीख चित्कार, अलाप बिलाप, प्रलाप जो है हिमाचल को लेकर करनी चाहिए थी, जहां मात्र हम 0.9% की मार्जिन से 25 सीट ही गेन कर पाए।
और उस हार को हमें नहीं पचाना चाहिए था। आज जो हरियाणा में है मत प्रतिशत कांग्रेस का और हमारा, उसमें मात्र 0.9 का फर्क है। और उस आधार पर आज लांछन लगाया जा रहा है देश के एक संवैधानिक संस्था के ऊपर, हमारा जो एक लोकशाही है, लोकतंत्र है। और अपने लोगों से गद्दारी और मक्कारी, जो आज इनके इंडी गठबंधन के लोग जो इनको मक्कार और गद्दार ठहराने पे लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? ये आखिर क्या कारण है? इनके ही नेता अपमानित होकर किस तरह से मतलब उस कूचे से बाहर निकले जहां पे राहुल गांधी तक को अपमान सहना पड़ा। जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपने ही एक दिन अपने कार्यक्रम में सुनाया, बताया और जताया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के जो हमारे घटक दल है उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, और हुड्डा जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। आप जो है झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप वहां पे किसी भी प्रकार से आप इस चीज को झुठला देंगे कि हम लोकसभा में 46 विधानसभा चुनाव जीते थे और आप 42 पर थे, और आज आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये हार मंजूर नहीं है। उस सुप्रीम कोर्ट ने, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि निहित स्वार्थी तत्वों के वजह से इस देश में 8 बार अग्नि परीक्षा दे चुकी ईवीएम को आप लोग किस लिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? और उस वक्त जब चुनाव आयोग आपको कहा हैकिंग के लिए, जब चुनौती दिया, तो आप बिल में घुस गए, तब तो आप नहीं निकले। आज आपको ईवीएम में कहीं गलती नजर आ रही है, और आप ही के लोग और आप ही का गठबंधन जब आपको आईना दिखा रहा है, कह रहा है कि ऐसी गद्दारी, ऐसी मक्कारी और ऐसी सोच के साथ तो जो मतलब है, आपकी कौन बातें खिल गठबंधन रही में हैं, पर यहाँ पर ये राजनीति करेगा? ऐसा और कि क्यों जी करेगा? सब पलट गया, अब फ्रंट फुट पर आ गई बीजेपी। हरियाणा में जीत हुई है, इतिहास दर्ज हुआ है, तीसरी बार सरकार आज तक हरियाणा में नहीं बनी, लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 भी हटाया, उसका एक हिस्सा हटाया, पर सरकार आपकी नहीं बनी वहां पर। तो ये इवन स्टीवन वाला खेल में आप ये दिखा रहे हैं सब कुछ वापस ना हमारे पास आ गया, द मोजो इज बैक। नहीं, देखिए एक चीज संदीप भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लोकसभा में जिस प्रकार का हमारा परफॉर्मेंस था, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोगों में एक हताशा और निराशा बैठ गई थी, उससे कहीं बाहर निकलने का ये मौका था। पूरा कार्यकर्ता, पूरा नेता, पूरा परिवार विचार, ये बीजेपी की जीत सब है या लगे हुए कांग्रेस थे हार गई? हमने बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा। कांग्रेस मतलब हार को खोजती हुई ये हमारे दिखाई दी कि आप कार्यकर्ताओं, जीत के लिए रणनीति बना रहे थे। नहीं, हमारे कार्यकर्ता जो मायूस हुए लोकसभा के चुनाव में, जिन्हें लगा कि शायद हम मेहनत किए होते, शायद हम घर से निकले होते, शायद हम कुछ ऐसा किए होते, तो हमारी संख्या 240 नहीं होती। तो मतलब जोश, उत्साह, कहीं फिर कसक से जो है वो ना, ये कमाल ऊर्जा का भरती दिख रही है बीजेपी में, बीजेपी के कार्यकर्ता में वो मायूसी का जो आलम था। एक बड़ी खबर हरियाणा से ही जुड़ी और कांग्रेस से जुड़ी ये आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं तारिक अनवर, वो अब नसीहत दे रहे हैं पार्टी को कि भैया ऐसे ही चलते रहे ना तो आने वाले दिनों में ये महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं वहां भी कुछ उलट नतीजे आ सकते हैं। आत्म मंथन की जरूरत है पार्टी के भीतर। आखिर हम जीती हुई बाजी कैसे हार गए, ये मैं सवाल पूछ भी रहा था। ऐसे में विनोद शर्मा, ये हरियाणा की हार इंडिया की रार क्या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, आईना दिखाया जा रहा है, या ये एक त्वरित जो प्रतिक्रियाएं होती हैं सिर्फ वहां तक हम सीमित करके देखें? अनम्यूट कीजिए प्लीज विनोद। अनम्यूट कीजिए खुद को। मैंने कहा जो सवाल आज पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, मैं कह रहा हूं अनम्यूट तो कर दिया मैंने। हाँ हाँ हेलो? बोलिए ना, अब आने लगी आवाज। हाँ अब आ गई आवाज जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से इंडिया के घटक दलों द्वारा, वो वाजिब सवाल है, वो सही सवाल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि उन सवालों को हम सीमित ही उनका इंटरप्रिटेशन करें, क्योंकि अगर कांग्रेस आपको बिना अकोमोडेट करे हरियाणा हार जाती है, तो क्या यह सही है कि यूबीटी कांग्रेस को बिना अकोमोडेट किए महाराष्ट्र जीत जाएगी? ऐसा नहीं होता है। ये समय मिल गया उन लोगों को ये जताने का कि आप लोग दंभ में रहते हो। यू मार्च टू योर ओन ड्रम बीट्स इन अ कोलिशन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने ही नगाड़े पे मार्च नहीं करती, उसको मिले जुले नगाड़े पे मार्च करनी पड़ती है, और ये सबक है कांग्रेस पार्टी के लिए। दूसरी बात, ये बात सच है कि हर कदम पर कांग्रेस ने अपने आप को हराने की नई चाल चली हरियाणा में। इसको मैं कहता हूं डेथ विश। ये कांग्रेस की डेथ विश थी, जो हरियाणा का नतीजा आया है। हुड्डा साहब ने कोई अकोमोडेशन नहीं दिखाई, गलती नंबर 1। हुड्डा साहब नाराज होके वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन से बाहर जाने की भी चेष्टा की है, चले गए। उसके बाद शैलजा जी ने रेगुलर रनिंग कमेंट्री दी। नहीं, वो तो हमने कल पूरा विश्लेषण इलेक्शन किया के नतीजों तक। विनोद, वो विश्लेषण तो हमने किया। पर मुझे अब ये बताइए, अब भी भाई तीसरी बात वर्डिक्ट एक्सेप्ट कर लिया हुड्डा ने और शैलजा ने, अंडर प्रोटेस्ट ही किया, पर केंद्रीय नेतृत्व तो कह रहे हैं हम स्वीकारते ही नहीं है मैंडेट। ईवीएम में जी झोल हो गया। जम्मू कश्मीर में आप जीत गए, हरियाणा में हारे, 240 आई थी देखिए बीजेपी की, तब ये सवाल आपको ठीक नहीं लगे। ये खिसियाहट आ रही है क्या कांग्रेस की सामने? मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस जो है वो बोलना भी भूल चुकी है। इलेक्शन लड़ना तो छोड़ो, अगर इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट अनएक्सेप्टेबल था उनका अनाउंस किया हुआ, तो यह बयान पार्टी स्पोक्समैन से नहीं, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से आना चाहिए। तो ये छोटा मसला नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा सिचुएशन है कि उसने कहा था मैं नहीं मानता इलेक्शन रिजल्ट। ये बड़ा सीरियस संगीन आरोप है भाई। और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस जानती है कि इलेक्शन कमीशन की क्या अहमियत है। ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन आज के दिन शायद अपनी ही नजरों में गिरा हुआ है, लोगों की नजरों में तो गिरा ही हुआ है। पर एक तरीका, आपकी बात बिल्कुल जायज है। अगर वो सवाल उठाना है, वो पहला बयान आना था, वो आपत्ति दर्ज करानी थी, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करानी चाहिए थी। पर जो ये सिर्फ उतव्वल होती दिख रही है, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। अब महाराष्ट्र में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के ये 10 सीटों पर उपचुनाव बड़े अहम है भाई। योगी आदित्यनाथ का बने रहना या ना बने रहना इन पर निर्भर होता है बहुत से लोग। आपका भी आकलन यही है? बिल्कुल, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, मतलब कोई समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि केवल कांग्रेस पर ये जिम्मेदारी डाल देना कि अब वो समाजवादी पार्टी जो है अकेले लड़ लेगी, उद्धव साहब अकेले लड़ लेंगे, ये भी ठीक नहीं है। गठबंधन में कोई कमजोर होता है, कोई मजबूत होता है, और कभी कमजोर होता है, कभी मजबूत होता है, ये भी फर्क है। अब कांग्रेस नहीं, लोकसभा भी ये करती रही है ना, अखिलेश कौन है, अब वो सब आईना दिखा रहे हैं। वो सब लोग उसका आईना दिखा रहे हैं क्योंकि उसको मौका मिल गया उन सभी लोगों को। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब, यदि संजय राउत बोल रहे तो वहां तो कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, उन्होंने तो 9 सीटें जीती है ना। आपने भले ही बड़ा दिल दिखाया, लेकिन उसके बाद तो उनको ताकत मिली है ना। तो क्या उद्धव ठाकरे और जो दूसरी शरद पवार साहब हैं बिना कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं? अखिलेश यादव जी को क्या कोई कांग्रेस की मदद नहीं है? एनसी की मदद, वहां पर एनसी को कांग्रेस की मदद नहीं मिली। तो ये गठबंधन, मैं गठबंधन पे 2 बातें बीजेपी के रेफरेंस से कहना चाहता हूं कि गठबंधन का धर्म कैसे निभाया जाता है। कांग्रेस जैसे निभाए या नहीं निभाए, इंडिया ब्लॉक निभाए। आप 1977 का इलेक्शन देखिए, जब जेपी के कहने पर सब पार्टियां मर्ज हो गई और जनता पार्टी बन गई, और उसमें जनसंघ गुट को सबसे ज्यादा सीटें मिली, 93 सीटें। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, क्योंकि जेपी ने कहा और एक समझौता हुआ कि सबको 3-3 मंत्री पद मिलेंगे। जो सबसे बड़ा ग्रुप है 300 में से, मतलब हर तीसरा एमपी जनसंघ का है, उसके बाद भी वो 3 मंत्रियों के साथ तैयार हो गए। ये गठबंधन का धर्म है कि भाई कोई भी जो बात तय हुई है। दूसरा देखिए आप, इलेक्शन 1989 का जब वीपी सिंह की जब हुआ, तो उस समय
मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करता हूँ आज भी कि वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए थे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उनसे सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस गठबंधन में, मतलब इस लड़ाई में सबसे बड़ी पार्टी होती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अटल जी बोलते हैं कि इस बारात के दूल्हा तो वीपी सिंह ही हैं। और वो गठबंधन जब बाद में बनता है तो सबसे धुर विरोधी पार्टी सीपीआई, मतलब लेफ्ट पार्टीज के साथ बीजेपी खड़ी होती है, क्योंकि उनको पता है कि उनका कॉमन एनिमी कौन है, उन्हें कांग्रेस को बाहर करना है। अभी इंडिया ब्लॉक का गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा पिछले 2 साल में कि उनका कॉमन एनिमी कौन है। तो ये बीमारी कहां तक आपको बढ़ती दिखाई दे रही है? नहीं, बीमारी ये खाली ये मसल फ्लेक्सिंग है। मसल फ्लेक्सिंग है या बीमारी का रूप ले रही है? नहीं, बीमारी देखिए, अगर बीमारी को समय से इलाज न किया जाए लक्षण देख के तो बड़ी बीमारी बन जाती है। देखिए, कांग्रेस कर्नाटक जीती, बहुत अपबीट थी, लग रहा था तीनों राज्य जीत जाएगी। कांग्रेस ने बिल्कुल अपना एक ला चलो का नारा दे दिया। हाँ, राजस्थान में किसी से हाथ नहीं मिला, मध्य प्रदेश में नहीं मिला। छोटे में था क्या, 2-2 सीट देने की बात थी। अखिलेश का प्रकरण भी तभी हुआ। हाँ। और उसके बाद हार गए बुरी तरह से तीनों राज्य। जब तीनों हार गए तो थोड़ी अकल आई, तो उन्होंने एकोमोडेट किया। महाराष्ट्र में जैसा कि बड़ा दिल दिखाने के बाद अभय दुबे भाई हरियाणा की ही बात करें, क्योंकि हरियाणा से चर्चा इनिशिएट की है, तो 1 सीट दी ना आम आदमी पार्टी को 10 लोकसभा में से। 1 सीट तो यहाँ 4 या 5 मेरे पास दिल्ली आज ही मुझे पुख्ता जानकारी दी आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कि 4 सीटें लॉक करके कि बस ये है जी, और बाबरिया हो गए एम्स में भर्ती, और फोन लेना बंद कर दिया गया। वो तो खाली दिखाने के लिए था कि हम देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की वजह से फोन बंद नहीं किया था। नहीं, हुड्डा और बाकी लोगों ने। नहीं, वो अलग बात है। देखिए, मैं जो बात कर रहा था, लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, फिर कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया कांग्रेसी नेताओं का। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हम नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो समस्या ये है, कांग्रेस को अगर गठबंधन, जो विजय जी ने कहा, आप बड़ी पार्टी हैं और आपका अगर कॉमन पॉलिटिकल एनिमी बीजेपी है तो उसको आप हटाना चाहते हो। और बीजेपी तो कितना जल्दी कोर्स करेक्ट करती है और ताकत पकड़ लेती है, वो दिख रहा है ना हरियाणा में। आपको एक सतत गठबंधन धर्म की नीति अपनी बनानी पड़ेगी। आप चुनाव जीते हारे, आपका एटीट्यूड गठबंधन के प्रति वही होना चाहिए। ये नहीं जीत गए तो आप एकदम से फूल के कुप्पा हो गए, और हार गए तो फिर आप तो ये कांग्रेस और जो तारिक अनवर ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तारिक अनवर वो तो सीधा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी यही हाल हो जाएगा। सही कह रहे हैं। अभी तो कांग्रेस डिनायल मोड से तो निकले कि भाई पहले है कि वो और यहाँ पर एक और बात, और संजय आप हमसे बेहतर जानते हैं ये आंकड़े, हमने पहले 2019-2014 के आंकड़े भी निकाले, जिसमें जहां सीधी टक्कर होती है बीजेपी और कांग्रेस में, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91% होता है। इस बार थोड़ा बदला भी, 157 सीटों पर डायरेक्ट मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी में, उसमें से 123 बीजेपी जीती, 34 कांग्रेस, 78% बीजेपी जीती। 13% कम हुआ है स्ट्राइक रेट, पर अभी भी हर 4 में से 3 सीट जहां कांग्रेस बीजेपी सामने लड़ते हैं तो बीजेपी जीतती है। तो फिर तो गठबंधन धर्म निभाना जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है कांग्रेस के लिए। ये कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया, मुझे लगता है मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी है। मजबूरी क्या, एकदम जिसको कहते हैं नेसेसिटी है। हाँ। अगर आप नहीं करेंगे तो जो हरियाणा में हाल हुआ, ऐसे ही हाल आने वाले चुनाव में होने की संभावना दिखेगी। तो जब ये पता है, आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया कि सीधे सीधे मुकाबले में कांग्रेस लगातार बीजेपी के मुकाबले पिछड़ जाती है, और आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कम मार्जिन से कांग्रेस हार गई, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जब बीजेपी भी हार गई। लेकिन अगर कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया होता, 1.8% वोट आम आदमी पार्टी के पास है, तो कुछ सीटें बदल सकती थी, कुछ नजरिया बदलता, कुछ माहौल और बदलता, तो शायद फर्क पड़ता। और तो जाट गैर जाट कह रहे हैं, ये एक हुड्डाई फैक्टर। तो अखिलेश यादव कहीं अहिरवाल में 1-2 रैली कर रहे होते, अरविंद केजरीवाल हैं वो हरियाणा के सिवानी से ही आते हैं, जेल से बाहर निकले हैं, तो वो नैरेटिव गढ़ने में कुछ और वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, जब आप एकजुट होकर चुनाव में जाते हैं, आपने जैसे 2 नेताओं का जिक्र किया, अखिलेश यादव भी आते, 2-4 रैलियां करते, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल भी आते, वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव प्रचार करते, तो एक माहौल बनता।
और पॉजिटिव माहौल बनता। मैं ये नहीं कह रहा हूं माहौल नहीं बना हुआ था, माहौल तो बना हुआ था, लेकिन शायद मुझे लगा ये माहौल ज्यादा दिख रहा था, जमीन पे था नहीं, तो माहौल के साथ साथ वो गठबंधन भी बनता वोटरों के बीच में, और उसका फायदा तो जरूर होता, नुकसान तो हो ही नहीं सकता था कांग्रेस। तो ये रार विकराल रूप लेती दिख रही है आपको, या ये सुलटने वाली स्थिति है अभी? ये सिर्फ पोस्चरिंग हो रही है जैसा कह रहे हैं बहुत विनोद मुश्किल है अग्निहोत्री? इस पे। नहीं, देखिए जैसे दिल्ली का विधानसभा चुनाव आएगा, बहुत अहम है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई दिल्ली के सीटों पर मतलब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि बीजेपी के लिए तो आम आदमी पार्टी के लिए तो दिल्ली बिल्कुल उनका गढ़ है, उनकी सरकार रही है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस सीटें कंसीड नहीं करना चाहेंगे।